हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड पॉइंट पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ का। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ओजोन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशंस में ली जाए तो वो हार्मलेस होती है, लेकिन अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 100 ppm से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ब्रीदिंग अनकम्फर्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से हेडेक और नोजिया जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो ओजोन है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, क्योंकि ना जब ऑक्सीजन से ओजोन बन रहा, मतलब ओजोन से ऑक्सीजन वापस से बन रहा होता है तो वहाँ पे हीट रिलीज़ होती है। दैट मीन्स देखिए आप लोग, यहाँ से हीट जब रिलीज़ होगी तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव साइन होगा, और साथ ही जो एंट्रोपी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। जो चेंज इन एंट्रोपी है वो भी पॉजिटिव चेंज आता है, ठीक है, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जो दोनों फैक्टर्स है ना, एक दूसरे को रेनफोर्स करते हैं और गिब्स फ्री वैल्यू की गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में ले आते हैं, जिससे कि ओजोन जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। हमें पता है ना डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। यहाँ से तो ये वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ गई, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो ये वैल्यू ये नेगेटिव आ रही है और ये वैल्यू पढ़ रही है, तो डेल्टा जी किस में आएगी, डेल्टा जी भी नेगेटिव में ही आएगी। जब डेल्टा जी नेगेटिव में हो जाती है तो रिएक्शन जो होती है वो स्पॉन्टेनियस हो जाती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल हो जाती है और जो ओजोन है वो ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए जो हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है ओजोन की वो डेंजरसली एक्सप्लोसिव हो सकती है, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी यहाँ पे। डेल्टा एच इसके लिए क्या है, नेगेटिव है। वैसे है क्या डेल्टा एच इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू है माइनस, मतलब हीट वहाँ से रिलीज़ हो रही है 285.4 किलो जूल, इतनी एनर्जी यहाँ से बाहर निकलती है। तो ओजोन डिकम्पोज होती रहती है रूम टेम्परेचर के ऊपर भी, मतलब धीरे धीरे डिकम्पोज होगी रूम टेम्परेचर के ऊपर भी, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको 475 केल्विन तक हीट कर देते हैं तो ये एकदम से डिकम्पोज हो जाती है और ऑक्सीजन गैस दे देती है। और ये रिएक्शन अगर प्लेटिनम ब्लैक मिल जाए, मैग्नीज डाइऑक्साइड मिल जाए, कॉपर ऑक्साइड मिल जाए तो वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय सब्सटेंसेस लाइक प्लेटिनम ब्लैक, मैग्नीज डाइऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड एक्सेट्रा। तो ये तो थी इसकी डिकम्पोजिशन। जो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, ओजोन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। अब कैसे काम करता है, जो ओजोन है ना वो बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये डाई ऑक्सीजन बाहर निकालता है और एक एटॉमिक ऑक्सीजन बाहर निकालता है, ठीक है। तो इनफैक्ट ओजोन एक स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से भी, क्योंकि जो ओजोन है ना उसके अंदर एनर्जी कंटेंट हाई होता है और ये एकदम से डिकम्पोज कर जाता है डाई ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं O3 इज़ ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, क्या कैसे करता है ये, O3 कन्वर्ट होता है O2 डाई ऑक्सीजन के अंदर और ये एटॉमिक ऑक्सीजन के अंदर। डाई ऑक्सीजन या फिर सिंपली बोल सकते हैं, ठीक है। तो ओजोन जो है बहुत सारे नॉन मेटल्स और दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसमें सबसे पहले जो कैटेगरी आती है किस किस को ऑक्सीडाइज करता है उसकी हमें रिएक्शंस पढ़नी है। सबसे पहले ओजोन ऑक्सीडाइज करता है ब्लैक लेड सल्फाइड को वाइट लेड सल्फेट के अंदर, ठीक है। ओजोन ऑक्सीडाइजेज ब्लैक लेड सल्फाइड टू वाइट लेड सल्फेट। रिएक्शन क्या होगी, सबसे पहले तो ये ऊपर वाली रिएक्शन हो जाएगी, जो ओजोन होगी ना O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर लेड सल्फाइड के ऊपर 4 एटॉमिक ऑक्सीजन लगेंगी, ये वाली ऑक्सीजन। अब ये 4 चाहिए तो पूरी रिएक्शन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 एटॉमिक ऑक्सीजन लगेंगी यहाँ से, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा सल्फेट का, मतलब लेड सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये PbSO4 लेड सल्फेट बन जाएगा और 4 ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये है ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लैक लेड सल्फाइड बाय ओजोन। सेकेंड पॉइंट यहाँ से आ जाता है, ओजोन
ऑक्सीडाइज करता है मॉइस्ट पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन के अंदर, ठीक है। मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं ओजोन ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयंस टू आयोडीन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना O3 जो है O2 में कन्वर्ट होता है और एटॉमिक ऑक्सीजन में। पोटेशियम आयोडाइड यहाँ से आएगा, उसके वो वाटर से रिएक्ट करेगा और ये एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्शन दे देगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर और आयोडीन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लोगों को लर्न करना है। अब ये दोनों रिएक्शंस हो गई, अब इन दोनों को मिला के लिखेंगे ना तब हमें पूरी रिएक्शन मिलेगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली। तो पूरी रिएक्शन क्या है, 2 पोटेशियम आयोडाइड, एक लगा था ओजोन का मॉलिक्यूल, यहाँ से ये कैंसिल कर देते हैं, एक लगा था ओजोन का मॉलिक्यूल, वाटर भी यूज़ हुआ था, क्या बना था 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस आयोडीन। तो ये हो जाती है रिएक्शन। इसके अंदर ना ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये एक्वस होते हैं, ये गैस होती है ऑक्सीजन, और आयोडीन होता है ये सॉलिड होता है। यहाँ पे जो O3 होती है वो गैस की फॉर्म में होती है, वाटर होता है लिक्विड की फॉर्म में, एंड ये भी एक्वस फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे करके कंप्लीट रिएक्शन हमें मिलती है। अब ना क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन है पोटेशियम आयोडाइड की बाय ओजोन, इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। मतलब जो ओजोन है उसकी क्वालिटेटिव एस्टिमेशन करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप लोगों को ये रिएक्शन तो पता ही चल गई है। जो यहाँ से आयोडीन लिबरेट होता है ना, उसकी हम टाइट्रेशन कर देते हैं सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। टाइट्रेशन ऑफ लिबरेटेड आयोडीन फ्रॉम द अबव रिएक्शन विद सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट के साथ इसकी टाइट्रेशन हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, यहाँ से सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2S2O3, ठीक है। यहाँ से बना लेगा Na2S4O6 और यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा 2 सोडियम आयोडाइड सोडियम आयोडाइड की फॉर्म में ये रिलीज़ हो जाएगा। अब हमें अगर एस्टिमेट करनी है, अगर हमें O3 क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट करनी है तो ओजोन को हम अलाउ करते हैं कि वो रिएक्ट करे किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो हमें पता होगा, उसको हम बफर कर देंगे, बोरेट बफर, ठीक है। ये मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पोटेशियम आयोडाइड का अमाउंट पता होगा, साथ में हम ये जो ओजोन है ना इसकी हमें एस्टिमेशन करनी होती है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसका अमाउंट हमें पता होगा, इसको रिएक्ट करवा देंगे, इससे जितना I2 बनेगा ना उसकी इसके साथ टाइट्रेशन करवा देंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा। और सॉल्यूशन जो है यहाँ पे बफर यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बफर यूज़ करेंगे, ठीक है। कौन सा, बोरेट बफर यूज़ करेंगे जिसकी pH होगी 9.2। जो I2 यहाँ से लिबरेट होगी ना उसको, जो ये I2 यहाँ से लिबरेट हो रही है, ये इसकी नॉन सोल्यूशन पता होने के बाद इसको सोडियम थायोसल्फेट से हमने रिएक्ट करवा दिया, और ठीक है। फिर क्या, इसमें इंडिकेटर भी यूज़ होता है टाइट्रेशन के अंदर। आप लोगों ने टाइट्रेशन 12th में आप लोग करेंगे अच्छे से, तो तब आपको पता चल जाएगा ये टाइट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है। तो स्टार्च को हम इंडिकेटर के तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से हमें पता चल जाता है जब भी प्रोडक्ट्स बनते हैं तो हमने कितनी ओजोन हमारी यूज़ हुई है, कितनी नहीं हुई, ठीक है। तो ओजोन का अमाउंट कैन बी कैलकुलेटेड। ऐसे हम एस्टिमेशन करते हैं, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं ओजोन की। तो अगर आप लोगों को ये लिखना है कि कैसे एस्टिमेशन करते हैं, आप लोग लिख सकते हो, टू एस्टिमेट ओजोन quantitatively, ozone is allowed to react with known amount of excess potassium iodide solution buffered with a borate buffer whose pH is 9.2. The liberated I2 is titrated against sodium thiosulfate solution using starch as an indicator. From this, amount of ozone can be easily calculated. अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर क्या होता है ओजोन का। स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन।
ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ओजोन का एक एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। मतलब अगर मैं नॉर्मली इसको रिप्रेजेंट करूँ तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, यहाँ से ये, ठीक है, ये दो होंगे, ये वाला पॉजिटिव होगा, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो 2 लोन पेयर होते हैं, और जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है उसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। आई होप आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग इतनी आती होगी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस साइड चला जाएगा। जब ये बॉन्ड इस साइड चला जाएगा ना तो होगी इसके साथ तो वही सेम सिचुएशन रहेगी, ये नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आप पढ़ते हो। इसका अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड निकालूँ तो क्या है, ये है, ठीक है, ऐसे डैश 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 आ जाएगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ओजोन के। तो जो ओजोन का मॉलिक्यूल है ना, उसकी ये जो ओजोन टू ओजोन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो तो होती है 127.8 पिकोमीटर, 127.8 पिकोमीटर होती है, ठीक है, ओजोन टू ओजोन लेंथ। यहाँ से हम लिख सकते हैं 0.8 पिकोमीटर। और ये जो एंगल होता है ना, ये होता है 116.8 डिग्री, ठीक है। जो स्ट्रक्चर होता है इसका एंगुलर स्ट्रक्चर होता है, एंगुलर स्ट्रक्चर। और ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये इंटरमीडिएट है। मतलब अब ये नहीं बोल सकते ये डबल बॉन्ड इसी साइड है या फिर डबल बॉन्ड इसी साइड है। ये रेजोनेंस के थ्रू क्या कर सकता है, ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस शो करता रहता है, जिसकी वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 127.8 पिकोमीटर होती है। ये इंटरमीडिएट होती है डबल बॉन्ड लेंथ से और सिंगल बॉन्ड लेंथ से। डबल बॉन्ड लेंथ तो होती है ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन 122 पिकोमीटर, और सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है 148 पिकोमीटर। तो रेजोनेंस की वजह से ये बीच की आती है यहाँ पे। अभी हम पढ़ते हैं यूजेस क्या है ओजोन के। यूजेस को ना हम वाटर को साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट वाटर एंड स्टरलाइज वाटर, क्योंकि ओजोन की जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब जर्म्स को किल कर देती है ये। सेकंड मेन पॉइंट है, क्योंकि ओजोन एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, तो हम KMnO4 की जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क की प्रिपरेशन में, सिंथेटिक कैम्फर बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं। थर्ड यूज़ हो जाएगा, इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग फ्लोर डेलिकेट फैब्रिक्स, ऑयल्स, फ्लोर स्टार्च एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये तो यूजेस हैं, ये तो आप लोगों को लर्न ही करने पड़ेंगे। अभी नेक्स्ट जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इट इज़ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। हम लोगों को पता है कि ओजोन यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर, ठीक है, उस स्पेक्ट्रम से किस रेंज के अंदर, 220 to 290 नैनोमीटर की रेंज के अंदर, और अर्थ को प्रोटेक्ट करती है और हार्मफुल इफेक्ट जो यूवी रेडिएशन कोज कर सकती हैं उससे हमें बचाती है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ना, एक थिक लेयर है ओजोन की जिसे हम ओजोन ब्लैंकेट बोलते हैं। अगर ये ब्लैंकेट नहीं होगा तो हार्मफुल यूवी रेज अर्थ के सरफेस पर पहुंच जाएंगी और प्लांट और एनिमल लाइफ को डैमेज कर देंगी। तो अगर ज़्यादा यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ तो उससे स्किन कैंसर हो जाएगा, इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इससे अगर इम्यून सिस्टम डैमेज हो गया तो वायरल इन्फेक्शन बहुत सारे होने लगेंगे। लैंड प्लांट्स को डैमेज करता है, क्रॉप्स को डैमेज करता है, मेराइन प्लांट्स और मेराइन एनिमल्स को ये डैमेज करता है। तो ये तो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं यूवी रेज के, जिससे हमें ओजोन की जो ब्लैंकेट है ये बचाता है। लेकिन ना हमें पता है रिसेंटली 1980 में साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो ओजोन ब्लैंकेट है ना उसके अंदर एक होल हो गया है। मतलब अंटार्कटिका के अपर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन का ब्लैंकेट है वहाँ पे एक होल हो गया है। ये डिप्लीशन हो गई है ओजोन लेयर के स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्न का टॉपिक बन गया है। फिर ना ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ओजोन लेयर का जो लॉस हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं ओजोन लेयर के साथ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ये ऐसे वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं जो एरोसोल स्प्रे के अंदर यूज़ होते हैं। रेफ्रिजरेंट की कोज क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। ये एरोसोल स्प्रे में यूज़ होते हैं और रेफ्रिजरेंट की तरह भी इसका यूज़ करते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन लॉन्ग लिव्ड मॉलिक्यूल होते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में डिफ्यूज़ कर जाते हैं, जहां वो यूवी रेडिएशन उनको डिकम्पोज कर देती है और क्लोरीन प्रोड्यूस कर देती है। ये क्लोरीन के जो एटम्स हैं या फिर जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाते हैं, ये फिर ओजोन से रिएक्ट करते हैं और अलग अलग कंपाउंड्स बना लेते हैं। ये फ्री रेडिकल जो होते हैं, ये कंपाउंड्स जो होते हैं फिर से रिएक्ट करते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ और फिर से ये ऐसे फ्री रेडिकल बना लेते हैं। तो ऐसे करके क्या कर रहे हैं, ओजोन को ख़त्म कर रहे हैं। ये देखो, ये ओजोन को ये ख़त्म कर रहे हैं। तो इफेक्ट क्या रहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, ये
कि एक सिंगल ग्रेटेस्ट थ्रेट है ग्लोबल एटमॉस्फेयर को। अब जो डिप्लीशन हो रही है ओजोन लेयर की बहुत सीरियस थ्रेट है मैनकाइंड के लिए। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि अगर 1% डिक्रीज़ हो रहा है ओजोन का तो स्किन कैंसर के चांसेस 2% बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो सन के जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो अर्थ के ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा ये तो था फर्स्ट रीज़न। दूसरा जो है रीज़न दैट इज़ कार्बन, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं उनका यूज़ होना। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं इसको जो सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स होते हैं उनका एग्जॉस्ट सिस्टम रिलीज़ करता है। ये एनओ जो होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं ये रिएक्ट करते हैं ओजोन के साथ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेंगे और ऑक्सीजन बना लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ओजोन की ब्लैंकेट तो ख़त्म हो गई ना। तो ये क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है ओजोन डिप्लीशन का।